थैंक यू। दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी से आपकी शुरुआत के अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सच कहा जाए तो मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और ये पहला मौका है जब मैंने खुद को कॉलेज ग्रेजुएशन के इतना नज़दीक पाया है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी फर्स्ट स्टोरी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। मैंने शुरुआती 6 महीने में ही रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन अगले 18 महीने तक मैं कॉलेज में आता जाता रहा। अब सवाल है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इन सब की शुरुआत मेरे जन्म के साथ हुई थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमेरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वे मुझे किसी और को सौंप देंगी। लेकिन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे किसी कॉलेज ग्रेजुएट्स के थ्रू ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए। सब कुछ तय हो चुका था। मेरे पैदा होने पर मुझे एक लॉयर और उनकी वाइफ अडॉप्ट करने वाली थी। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो लास्ट मोमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि दरअसल वे एक लड़की चाहते थे। मेरे पेरेंट्स जो उस समय वेटिंग लिस्ट में थे, उनसे मिडनाइट में ही कॉल करके पूछा गया, हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। मेरी बायोलॉजिकल मदर को बाद में पता चला कि मेरी माँ ग्रेजुएट नहीं है और फादर ने कभी हाई स्कूल भी नहीं किया। उन्होंने फाइनल एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। कुछ महीने बाद वे केवल तभी मानी जब मेरे पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि वे मुझे कॉलेज भेजेंगे। ये थी मेरी जिंदगी की शुरुआत। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने अपने भोलेपन में स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चूज कर लिया था और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी सेविंग्स कॉलेज ट्यूशन में खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता था और ये भी नहीं पता था कि कॉलेज ये फिगर आउट करने में मेरी कैसी मदद करेगा। और यहाँ मैं वे सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी बचा कर रखा था। इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का फैसला किया और भरोसा रखा कि सब कुछ ठीक ही होगा। उस समय ये काफी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो ये मेरे अब तक के सबसे अच्छे डिसीजंस में से एक था। जिस पर मैंने ड्रॉप आउट किया, मैं उन रिक्वायर्ड क्लासेस को लेना बंद कर सकता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और वहां जाना शुरू कर दिया जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास रहने को रूम नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे के फर्श पर सोता था। भोजन खरीदने के लिए मैं कोक की बोतलें 5 सेंट में लौटाया करता था और मैं हर संडे नाइट को 7 मील पैदल चलकर सप्ताह में एक दिन अच्छा खाना खाने के लिए हरे कृष्णा टेम्पल जाया करता था। मुझे ये पसंद था और मैंने जो अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन को फॉलो करके ठोकरें खाई, वे बाद में प्राइजलेस साबित हुई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छा कैलीग्राफी सिखाता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर ड्रॉवर पर खूबसूरती से हैंड कैलीग्राफी किया गया था। क्योंकि मैं ड्रॉप आउट कर चुका था और मुझे नॉर्मल क्लासेस नहीं लेनी पड़ती थी, इसलिए मैंने ये सीखने के लिए कैलीग्राफी क्लास लेने का फैसला किया। मैंने सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसिस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच अमाउंट ऑफ स्पेस को अलग अलग करने के बारे में सीखा और सीखा कि महान टाइपोग्राफी को क्या चीज महान बनाती है। ये ब्यूटीफुल था, हिस्टोरिकल था, आर्टिस्टिकली महीन था, जिसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता। मैंने पाया कि यह आकर्षक था। इन सब का मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब मुझे वो सब याद आया और हमने उसे मैक में डिजाइन कर दिया। ये अच्छे टाइपोग्राफी के साथ पहला कंप्यूटर था। अगर कॉलेज में मैंने कभी उस सिंगल कोर्स को ना किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडो ने बस मैक की कॉपी की थी, इसलिए शायद किसी पर्सनल कंप्यूटर में वो सब ना होता। अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं करता तो कभी कैलीग्राफी क्लास नहीं जाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो अद्भुत टाइपोग्राफी होती है वो होती ही नहीं। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब फ्यूचर में देखकर डॉट्स कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यह बहुत क्लियर था।
मैं दोबारा यही कहूंगा, आप फ्यूचर में देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पास्ट में देखकर ही उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि डॉट्स किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर में कनेक्ट हो ही जाएंगे। आपको किसी चीज में विश्वास रखना होगा, अपने गट पर, डेस्टिनी पर, लाइफ पर, कर्मा पर, जो कुछ भी हो, क्योंकि ये विश्वास रखना कि डॉट्स आगे कनेक्ट हो जाएंगे, ये आपको अपने दिल की सुनने के लिए कॉन्फिडेंस देगा, यहाँ तक कि ये आपको घिसे पिटे रास्ते से अलग ले जाएगा, एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। मेरी सेकंड स्टोरी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं खुशकिस्मत था, मैंने जिस चीज को चाहा वह मुझे जल्द ही मिल गई। जब मैं 20 साल का था तब वोज और मैंने मिलकर अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 सालों में एप्पल ग्रो करके 2 लोगों की गैराज की कंपनी से $2 बिलियन की 4000 एम्प्लॉय की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपना फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टोश को रिलीज किया था। अभी मैं सिर्फ 30 साल का ही हुआ था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी ही द्वारा शुरू की गई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करता गया, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को हायर किया जो मुझे लगा कि मेरे साथ कंपनी को चलाने के लिए बहुत टैलेंटेड है। पहले साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर फ्यूचर को लेकर हमारे विजन्स अलग अलग होने लगे और आखिरकार हम अलग हो गए। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका पक्ष लिया और 30 की उम्र में मैं बाहर था और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर था। जो कुछ मैंने अपनी वयस्क जिंदगी में किया था अब वह छूट चुका था और यह खौफनाक था। कुछ महीने तक मैं वाकई नहीं समझ पाया कि मुझे क्या करना है। मैंने महसूस किया कि मैंने प्रीवियस जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचे दिखाया है। जब बैटन मुझे दिया जा रहा था तो मैंने उसे गिरा दिया। मैं डेविड पाकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और इन सब के लिए माफी मांगने की कोशिश की। ये एक पब्लिक फेलियर था, यहाँ तक कि मैंने वैली छोड़कर भाग जाने के बारे में भी सोचा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, मुझे अपने काम से अभी भी प्यार है। एप्पल की घटना से उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता था। इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। मैं ये उस समय नहीं देख सका, लेकिन मैंने पाया कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सक्सेसफुल होने के भारीपन की जगह दोबारा बिगनर होने के हल्केपन ने ले ली थी। लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग। इसने मुझे अपनी लाइफ के मोस्ट क्रिएटिव पीरियड में जाने के लिए आजाद कर दिया था। अगले 5 साल के दौरान मैंने नेक्स्ट कंपनी और पिक्सल कंपनी स्टार्ट की और मुझे एक अमेजिंग वुमेन से प्यार हुआ जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सल ने वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी क्रिएट की। अब ये वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। समय ने एक अनोखी करवट ली। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह मैं वापस एप्पल में चला गया और जो टेक्नोलॉजी हमने नेक्स्ट में डेवलप की थी वही आज एप्पल के पुनर्जागरण के केंद्र में है। और लॉरेंस और मेरे पास एक वंडरफुल फैमिली है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगर एप्पल से नहीं निकाला जाता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। ये एक कड़वी दवाई थी, लेकिन शायद पेशेंट को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर वार करती है। डोंट लूज फेथ। मुझे विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ाया है वे थी आई लव्ड व्हाट आई डिड। आपको वह ढूंढना है जिसे आप प्यार करते हैं और ये आपके काम के बारे में भी उतना ही सच है जितना कि आपके लवर के लिए। आपका काम आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लेने वाला है और एक्चुअल में सेटिस्फाइड होने का तरीका वह करना है जिसे आप महान कार्य मानते हो। और महान कार्य करने का एक ही तरीका है, टू लव व्हाट यू डू। अगर आपको ये अभी नहीं मिला तो ढूंढते रहिए, समझौता मत करिए। जैसा कि दिल के सभी मामलों में होता है, आप जान पाओगे जब आपको ये मिलेगा। और जैसा किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वे समय के साथ बेहतर होती जाती है। इसलिए ढूंढते रहिए, समझौता मत करिए। मेरी थर्ड स्टोरी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था जो इस प्रकार था, यदि आप हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीते हैं तो किसी एक दिन आप सही साबित होंगे। इस बात ने मुझे प्रभावित किया और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह मिरर में देखकर खुद से पूछा, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वे करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब कई दिनों तक आंसर नो होता है तो मैं जान जाता हूँ कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। ये याद रखना कि मैं जल्द मर जाऊंगा जिंदगी में बड़े चुनाव करने में मेरी मदद करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी एक्सपेक्टेशंस, प्राइड, फेलियर और शर्मिंदगी का डर, ये सब कुछ मौत के सामने समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है। इस थिंकिंग के ट्रैप को अवॉइड करने का जो सबसे अच्छा रास्ता मैं जानता हूँ वे है
ये याद रखना कि आप मरने वाले हो। तुम पहले से ही खाली हाथ हो। अपने दिल की ना सुनने का तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझ में कैंसर का पता चला। मॉर्निंग 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ और क्लियरली दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये एक तरीके का लाइलाज कैंसर है और मुझे 3 to 6 मंथ से ज्यादा जीने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और बचे हुए कामों को पूरा कर लूं, जो डॉक्टर्स के कोड में मौत की तैयारी करना है। इसका मतलब अपने बच्चों को सिर्फ कुछ महीनों के भीतर वे सब कुछ बताने की कोशिश करना है जो आपने सोचा था कि अगले 10 सालों में बताना है। इसका मतलब सब कुछ व्यवस्थित कर लेना है ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका मतलब अपने को गुड बाय कहना है। मैं सारा दिन इस डायग्नोसिस के साथ रहा। बाद में शाम के समय मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने गले के नीचे एक एंडोस्कोप को पेट के सहारे मेरे इंटेस्टाइन में डाला। मेरे पैंक्रियाज में एक नीडल डाली और ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी, उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टर्स ने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वे रोने लगे, क्योंकि ये पैंक्रियाटिक कैंसर का बहुत रेयर रूप था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। मेरी सर्जरी हुई एंड थैंकफुली आई एम फाइन नाउ। मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक इसे देखूं ना। इस तरीके से जीने के बाद अब मैं आपसे ये और यकीन के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल लेकिन प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो हेवन जाना चाहते हैं वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मौत एक ऐसी मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक कोई इससे बच नहीं पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि डेथ शायद जिंदगी का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जिंदगी में बदलाव करती है, नए को रास्ता देने के लिए पुराने को रास्ते से साफ करती है। इस समय नए आप हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद आप पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। ज्यादा ड्रामेटिक होने के लिए माफ करिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तुम्हारा समय सीमित है, इसे दूसरे की जिंदगी जीकर वेस्ट मत करो। हठ धर्मिता में मत फंसो, दूसरे लोगों की सोच के हिसाब से मत जियो। दूसरों के विचारों के शोर में अपने इनर वॉइस को दबने मत दीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने दिल और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का साहस रखिए। वे पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब कुछ गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अमेजिंग पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन के लिए बाइबल के समान था। इसे स्टेवर्ट ब्रेंट नामक व्यक्ति ने क्रिएट किया था, जो यहाँ मेनलो पार्क से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने अपने काव्यात्मक स्पर्श से इसे जीवंत बना दिया था। ये लेट 1960 में था, पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग से पहले। इसलिए ये सब टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलेरॉइड कंप्यूटर से बनाया गया था। ये गूगल के आने से 35 साल पहले पेपर बैग के फॉर्म में गूगल की ही तरह था। ये आइडियलिस्टिक और साफ सुथरे उपकरण और महान धारणाओं से भरा हुआ था। स्टेवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई अंक निकाले और जब ये पूरा हुआ तब इसका फाइनल अंक निकाला गया। ये मिड 1970 का समय था, तब मैं आप ही की उम्र का था। इसके फाइनल अंक के बैक कवर पर एक सुबह की ग्रामीण रोड की फोटो बनी हुई थी। अगर आप साहसी होते हैं तो आप खुद को इस पर हिचकोले खाते हुए पा सकते थे। इसके नीचे लिखा हुआ था, जब उन्होंने साइन किया तो उनका फेयरवेल मैसेज था। मैंने हमेशा खुद के लिए यही विश किया है और अब जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच।